जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जिसका आज पार्ट 1 होगा। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस एंड कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड की टाइमिंग होगी। इस 3 सेकंड की टाइमिंग में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इंटेल नामक कंपनी ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार होने के कारण ही बाजार में माइक्रो कंप्यूटर आ गए, जिससे कंप्यूटर के आकार काफी छोटे होने लगे। ठीक है, अब फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम है, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो बिल्कुल फॉल्स है, फर्मवेयर का दूसरा नाम रोम नहीं है। रोम क्या है? आपकी मेमोरी है। एग्जाम में रोम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम पर रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार कब हुआ था? बताइए। 1617, 1582, 1822 या 1842? तो नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार हुआ था 1617 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 1617। अब नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किसने किया? यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में 1617 ईस्वी में नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार किया था। 3 क्वेश्चन यहां हो गए। नेपियर बॉन्ड्स का आविष्कार कब हुआ? 1617 में। कहां हुआ? स्कॉटलैंड में। किसने किया? जॉन नेपियर ने। ठीक है, तो तीनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा। और इसका उपयोग क्या था? गुणा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर का विकास कब हुआ? बताइए। मिनी कंप्यूटर का विकास, तो मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ था 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में डीईसी नामक कंपनी ने इसका उपयोग किया था। मिनी कंप्यूटर में एक साथ में लगभग 250 लोग कार्य कर सकते थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 250 पर्सन्स एक साथ काम कर सकते थे। अब नेक्स्ट, बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया? बताइए। बाइनरी संख्या, आप भी जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है। बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती हैं? 0 और 1 होती हैं। ठीक है, और इसका आविष्कार किया था लेडी एडा अगस्टा ने। ठीक है, लेडी एडा अगस्टा, जिन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। और ये क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, डीवीडी का आविष्कार कब हुआ? बताइए। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1995। ठीक है दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए। फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करके मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया था, पढ़ाया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी है। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे संबंधित काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। फटाफट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, बताइए क्या होगा राइट आंसर इन फर्स्ट जनरेशन। तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं निर्वात ट्यूब, इसका उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। अगर पूछता है थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो थर्ड जनरेशन में उपयोग हुआ था आईसी चिप का। ठीक है, किसका उपयोग हुआ? आईसी चिप का। आईसी चिप का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप का निर्माण किससे हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ है आईसी चिप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। बैंक में आपने चेक देखी होंगी, ड्राफ्ट देखे होंगे, उसमें से किसका उपयोग करते हैं? बारकोड का, एमआईसीआर का, ओएमआर का या यूपीसी का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, एमआईसीआर। बैंक में जो चेक्स होती हैं उसमें हम एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का उपयोग करते हैं। बारकोड्स क्या होते हैं? बारकोड्स आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिसमें बारकोड बने होते हैं। ये बारकोड काली चौड़ी पट्टियां होती हैं। जो चौड़ी पट्टियां होती हैं उनके बीच की जो दूरियां होती हैं उसमें सूचनाएं निहित होती हैं। मीन्स उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी इसके अंतर्गत मिल जाती है। अब नेक्स्ट, प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं? बताइए। तो प्रिंटर की गति हम पीपीएम, सीपीएम और एलपीएम तीनों में मापते हैं। ठीक है, तो यहां पर नोटा की जगह होना चाहिए ऑल ऑफ एबव। अब यहां पर आपको बता देते हैं कि पीपीएम, सीपीएम और एलपीएम क्या है। पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट। क्या होता है? पेज पर मिनट। ऐसे ही सीपीएम का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर पर मिनट। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट। मतलब पीपीएम जो है एक मिनट में एक पेज, सीपीएम कैरेक्टर और एलपीएम लाइन छापता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। तो इसका आविष्कार हुआ था फोर्थ जनरेशन में। कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, अब विंडोज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर जो लेटेस्ट विंडोज है वह कौन सी है? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आपकी जो लेटेस्ट विंडो है वो है आपकी विंडो 10। ठीक है, याद रखिएगा विंडो 10। अब नेक्स्ट, किसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं? बताइए। क्या आप किसी सिस्टम में 2 माउस लगा सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 माउस, 3 माउस, जितने भी माउस लगाना चाहें आप उतने माउस कनेक्ट कर सकते हैं और उतने से वर्क भी कर सकते हैं। जब मैंने आपको सेकेंड चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत माउस की सेटिंग के बारे में समझाया था तो वहां पर इन सभी चीजों को काफी एक्सप्लेन करके समझाया था। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ? बताइए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसका फुल फॉर्म है? तो GUI। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका आविष्कार भी फोर्थ जनरेशन में हुआ था। जनरेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, किसमें किसका उपयोग किया गया, किसमें किसका आविष्कार हुआ, अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में
पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BIOS का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? PS2, USB, सीरियल या दोनों? तो माउस को मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट के माध्यम से आसानी से आप जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ? यूनिक्स और लाइनेक्स काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताइए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1970। 1970 में यूनिक्स को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की जाती है? पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर नोटा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पिको सेकेंड। 4th जनरेशन में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना पिको सेकेंड में की जाती थी। 4th जनरेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत चीजों का आविष्कार हुआ, ठीक है, जैसे विंडोज का, GUI का, इसके अलावा आप देखते हैं www, इन सब का आविष्कार भी 4th जनरेशन के अंतर्गत ही हुआ है। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? बताइए। रोम, रैम, रजिस्टर और कैश। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी, ये होता है आपका रोम का फुल फॉर्म। ऐसे ही रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। अब यहां पर बात आती है रजिस्टर की। तो रजिस्टर क्या होता है? यह सबसे तेज मेमोरी होती है। ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। अगर आपसे पूछता है कि आकार की दृष्टि से सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, तो आकार की दृष्टि से रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है। अब दोस्तों एक बात ये बताइए, अगर किसी की स्पीड तेज होगी तो उसे काम करने में समय कम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा? बताइए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो उसको कोई भी काम करने में समय कम लगेगा और स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो रजिस्टर यहां पर जो सबसे तेज होती है तो इसको एक्सेस करने में भी समय कम लगता है। अब यहां पर रोम और रैम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप सब समझा देते हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। रोम कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। पहला है आपका पी रोम, ठीक है, दूसरा है आपका ईपी रोम और चौथा है डबल ईपी रोम, ठीक है। ये 3 प्रकार की रोम आती है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पी रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक बार इसे प्रोग्राम कर देते हैं, इसमें दोबारा कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। एक बार यह अपडेट की जाती है, इस अपडेटिंग को ही चाहे आप चेंजिंग समझ लें या फिर अपडेटिंग समझ लें। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि एक ऐसी मेमोरी जिसे हम एक बार इरेज कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने और प्रोग्राम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। ईपी रोम जो होती है इसको हम सूर्य की परावैंगनिक किरणें,
ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेजेस जो होती हैं उसको दिखाते हैं, तो जिससे यह मेमोरी थोड़ी सी खाली हो जाती है। लास्ट क्या है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स ऐसी मेमोरी जिसको हम लगभग 10,000 बार इरेज कर सकते हैं और उसके बाद प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और इसको बहुत ही कम समय लगता है इरेज होने और प्रोग्राम होने में। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। अब रैम कितने प्रकार के होते हैं, तो रैम आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, डी रैम और एस रैम। कौन कौन से होते हैं, यहां पर नोट डाउन में कर देता हूं, डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, उसके प्रकार भी पूछ जाते हैं। इसके अलावा एस रैम का फुल फॉर्म और इसके प्रकार भी पूछ जाते हैं। डी रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स डी डायनेमिक को प्रेजेंट करता है और एस स्टैटिक को प्रेजेंट करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर का ही दूसरा रूप है, एनालॉग कंप्यूटर का दूसरा रूप है, डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल और एनालॉग, इन दोनों के मिश्रित होते हैं। ठीक है, दोनों का मिश्रण जो होता है वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब नेक्स्ट, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, बताइए, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आकार की दृष्टि से सबसे छोटी मेमोरी के बारे में बताया था। कौन सी मेमोरी थी वो, रजिस्टर मेमोरी। मीन्स ये मेमोरी यहां पर तो होगी नहीं। अब बचे आपके पास तीन ऑप्शंस, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर मेन मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, मीन्स ये ऑप्शन भी राइट नहीं हो सकता। अब दो बचे आपके पास, प्राइमरी या सेकेंडरी, बताइए। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, बताइए। प्लॉटर, प्लॉटर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्लॉटर आपके दो प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सेकेंड, राइट आंसर भी आपका सेकेंड। अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि रजिस्टर मेमोरी आपकी क्या होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। अब नेक्स्ट, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है, बताइए। दोस्तों कंप्यूटर का यूज आप सभी लोग करते हैं, एजुकेशन शिक्षा हमें सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड, आईटी गैजेट्स। आईटी गैजेट्स क्या है, फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ था। आईटी गैजेट्स के माध्यम से ही आज यह संभव हो पा रहा है कि आप सभी अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, और वहां से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और मैं अपने घर में हूं, यहां से आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से आप आसानी से बात कर लेते हैं। वीडियो कॉल के बहुत सारे ऐप्स आते हैं, व्हाट्सएप है, गूगल जुओ है, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाते हैं जिनके माध्यम से आप फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। पहले क्या था कि कोई भी चीज हमें सर्च करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम दो चीजों का सहारा लेते थे, या तो हम लाइब्रेरी जाते थे और बुक्स में उस चीज को खोजते थे, या फिर हम किसी जानकार आदमी को खोजते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आईटी गैजेट्स के माध्यम से यह संभव हुआ है कि हम गूगल पर जो भी सर्च करना चाहें या इंटरनेट पर जो भी चीज सर्च करना चाहें वो आसानी से सर्च कर लेते हैं और हमें उन सवालों का जवाब भी मिल जाता है। पहले के समय में आप देखते थे कि टीवी हैं, कंप्यूटर्स हैं या अदर सामान हैं, काफी बड़े होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आप सभी देख सकते हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रहने की जगह भी कम पड़ रही है, और उसमें अगर पहले की तरह बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर या टीवी आ जाएगी तो घर के अदर सामान या फिर घर के लोग कहाँ रहेंगे।
तो आईटी गैजेट्स के माध्यम से आज यह संभव हुआ है कि घर में छोटे आकार के लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, जो आप मोबाइल को अपनी पॉकेट में रखकर कहीं पर भी जा सकते हो, आ सकते हो और अपने सारे वर्क को कर सकते हो। कंपनियां भी आज आईटी गैजेट्स के माध्यम से खुद को आगे बढ़ा रही हैं, आपस में जो बातचीत का तरीका है उसको काफी बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आईटी गैजेट्स के माध्यम से यह कुछ संभव हो रहा है। अब नेक्स्ट, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, एसएसआईसी, एमएसआईसी, वीएलएसआई या फिर यूएलएसआई? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है ऑप्शन 4 यूएलएसआईसी का। यूएलएसआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और सी अगर ऐड हो जाएगा तो चिप हो जाएगा। वीएलएसआई का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था 4th जनरेशन में। किस जनरेशन में? 4th जनरेशन में वीएलएसआई का उपयोग किया गया। ऐसे ही यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। और इसका आविष्कार कब हुआ? तो इसको भी हम 4th जनरेशन के अंतर्गत ही मानेंगे। कभी कभी ऑप्शन आपको 5th जनरेशन का देता है, तो अगर 4th जनरेशन नहीं दिया गया है तो आपको 5th जनरेशन पर टिक करना है। और कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वीएलएसआई और यूएलएसआई इन दोनों का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, तो वहां पर आपको राइट आंसर क्या देना है? 4th जनरेशन ही देना है। अगर आपसे पूछता है कि 5th जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, तो 5th जनरेशन में प्रयोग किया गया था एआई का। ठीक है, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग होता है? मशीनों को बुद्धिमान बनाना, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कि आप सभी देखते हैं, बहुत सारे कैमरे हैं ऐसे, या बहुत सारे मोबाइल फोन्स में ऐसा होता है कि अगर कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक कैमरे का फ्लैश ऑन हो जाता है, और कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट आप देखते हैं, जो भी आप बातचीत करना चाहते हैं वो सारी बातचीत आप वहां पर कर सकते हैं। अगर आप उससे पूछेंगे कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो आपसे यही बताएगा कि ना मैं मेल हूं ना ही मैं फीमेल हूं, मैं एक एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। ठीक है, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 EB एक्साबाइट की वैल्यू क्या होती है? 1024 PB, 1024 TB, 1024 GB या 1024 YB? 50 क्वेश्चन का ये पार्ट है जहां पर आज हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और कल की क्लास में इसके आगे हम 26 से 50 तक की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हर शाम को 7:30 बजे आपको यह क्लास अटेंड करनी है, और यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1024 PB। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जोरदार शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से मैं ट्रिपल एग्जाम को टॉप करा सकूं। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक है, उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके मुझे मैसेज करिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं जरूर करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित नए नए वीडियोस आपको पर डे मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराता रहूं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।